नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एंजाइम इनहिबिशन के एक और इम्पॉर्टेंट टाइप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बात करेंगे। ये क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ये सब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल साइंसेस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसी से कंट्रोल होती हैं। तो आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम लोग कवर करेंगे वो है सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उनके एग्जाम्पल एंड देन काइनेटिक डेरिवेशन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस क्या होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखा था कि एंजाइम में क्या है, एक एक्टिव साइट होती है और उसी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, इन दोनों के बीच में क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, इस वजह से ये दोनों ही एक्टिव साइट के लिए compete करते हैं। अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया एक्टिव साइट पे तो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन सारे इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पे ही बाइंड करें ये जरूरी नहीं है। कुछ इनहिबिटर्स एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं एंड दे बाइंड टू completely different part of enzyme, changing its shape and reducing its activity. This type of inhibition is known as non-competitive inhibition. अब ये जो डिफरेंट पार्ट ऑफ एंजाइम है ये क्या है, एलोस्टेरिक साइट, क्योंकि सभी जो कंपाउंड है वो किसी ना किसी पॉकेट में बाइंड करेंगे, तो इस पॉकेट को क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे जब मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो उन मॉलिक्यूल को हम इफेक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग से पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो एक्टिव साइट होगा वहां पे भी कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट फर्दर उस पर बाइंड नहीं कर पाएगा, और एज अ रिजल्ट इसकी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। अब एक चीज और भी है, यहीं पे हम कह सकते हैं कि जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इनहिबिटर्स क्या थे, सबस्ट्रेट के साथ compete कर रहे थे बाइंडिंग साइट के लिए। यहाँ पे बाइंडिंग साइट के लिए compete ना करके वो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको कम कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर सबस्ट्रेट प्रेजेंट भी है तब भी एंजाइम्स हमारे लेस इफेक्टिव रहेंगे। अब अगर इसके हम एग्जाम्पल्स देखें तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि क्रेब साइकिल में यूज होता है, वहां पे मेलोनेट एज ए इनहिबिटर की तरीके से रोल प्ले करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज कहाँ यूज होता है, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट स्टेप है उसको ये कैटेलाइज करता है। लास्ट स्टेप क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का पायरुवेट में कन्वर्जन, और इस स्टेप में एटीपी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे एलानीन एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरीके से एक्ट करेगा। रिएक्शन मिक्सचर में एलानीन आएगा कहाँ से, सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हमने पीईपी लिया है, एटीपी लिया है, और ये एंजाइम इसको कैटेलाइज कर रहा है। ये जो पायरुवेट हमारा बन रहा है, ये पायरुवेट फर्दर यूज होता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड की सिंथेसिस में। जैसे कि जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट के साथ मिलके पायरुवेट एलानीन और अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाते हैं। अब यहां से एलानीन रिएक्शन मिक्सचर में आ गया। अब अगर एलानीन के लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे, व्हेन एलानीन लेवल्स आर हाई, it signals the cell that enough pyruvate and energy are available. सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल है, सफिशिएंट अमाउंट में पायरुवेट भी अवेलेबल है। अब ग्लाइकोलिसिस को स्लो डाउन करना है। कैसे करेंगे,
यहाँ पे जो एलानिन है वो आपका एक्ट करेगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरीके से। और कहाँ बाइंड होगा? एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे। एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होगा, इसका मतलब कि एंजाइम का शेप चेंज हो रहा है। शेप चेंज हो रहा है यानी कि उसका जो एक्टिव साइट होगा वहां पे भी कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ रहे होंगे, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है? पीईपी, वो वहां पे अब बाइंड नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से ये एंजाइम को लेस इफेक्टिव बना देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस, ये एंजाइम कहाँ पे यूज होता है? इट इज अ की एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? जहाँ पे कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से। अब ये एंजाइम करता क्या है? जो रिएक्शन है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन की, उस रिएक्शन को ये एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है। तो सबस्ट्रेट क्या हो गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये दोनों जो हैं ये आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं तो किस तरीके से वर्क करेंगे? ये एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहे हैं। एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहे हैं मींस कि एंजाइम में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। एज अ रिजल्ट जो सबस्ट्रेट है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट वो बाइंड नहीं हो पाएगा, और फिर एंजाइम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें उनको मेटफॉर्मिन दी जाती है। मेटफॉर्मिन भी इनहिबिटर की तरीके से रोल प्ले करता है। वो डायरेक्टली तो एलोस्टेरिक साइट पे नहीं बाइंड कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि एएमपी के लेवल को बढ़ा देता है। और एएमपी एलोस्टेरिक इनहिबिटर है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस का। और इसी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाती है। कम हो जाती है मीन्स शुगर लेवल कम हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो केएम जो है इस रिएक्शन में कांस्टेंट रहता है, अनचेंज, जबकि वी मैक्स डिक्रीज हो जाता है। ये कैसे होता है? ये समझने के लिए सिर्फ हम इसका वो देखते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले तो रिएक्शन देखते हैं कि यहाँ पे एंजाइम कैसे कैसे बाइंड हो सकता है। एक तो प्लेन रिएक्शन हो गई एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की, जो हमने एंजाइम काइनेटिक्स में देखी थी। नेक्स्ट हमने जो अभी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखा कि एंजाइम फ्री एंजाइम के साथ इनहिबिटर्स जो है वो बाइंड कर सकता है और ईआई कॉम्प्लेक्स बना देगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि इनहिबिटर फ्री एंजाइम के साथ तो क्या, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड होगा? एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट पे बाइंड है तो फिर भी हमारी जो एलोस्टेरिक साइट है वो तो फ्री है, इनहिबिटर वहां पे बाइंड कर सकता है, तो इनहिबिटर वहां पे बाइंड कर जाएगा और ईएसआई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसी तरीके से अगर इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड किया हुआ है और एक्टिव साइट हमारी उतनी चेंज नहीं हुई है, तो हो सकता है सबस्ट्रेट भी हमारा बाइंड कर जाए और ईएसआई कॉम्प्लेक्स बना दे। अब यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट निकालें तो सबसे पहले तो हम केएम देखते हैं। केएम कैसे निकलेगा? जो हमारी मेन रिएक्शन थी वहां से हमने केएम निकाल लिया कि केएम इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई एस। तो यहाँ से ई एस की वैल्यू एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है उसकी वैल्यू निकाल ले। सेकंड हम देखते हैं कि के आई हम देख लेते हैं। के आई हम किस रिएक्शन से निकाल रहे हैं? जो ई एस कॉम्प्लेक्स के साथ एंजाइम बाइंड कर रहा है।
तो के आई इज इक्वल टू ई एस आई अपॉन ई एस आई। तो यहाँ से ई एस आई जो कंसंट्रेशन है इसकी वैल्यू हमको मिल सकती है। उसी तरीके से जो के एम डैश है उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, और यहाँ से हमको ई आई का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। अब रिएक्शन मिक्सचर में जो टोटल एंजाइम है उसकी कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? जहां जहां एंजाइम यूज हुआ है वो सारी कंसंट्रेशन ऐड कर दें तो हमको टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन मिल जाएगी। यहाँ यानी कि ई टोटल इज इक्वल टू फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स प्लस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब इस रिएक्शन में सबसे पहले अगर हम EI की वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा? बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ EI की वैल्यू पुट की है। अब यहां से देखिए ESI हमारा कॉमन आ रहा है, यहां पे भी है और इसमें भी है। तो ESI को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये स्टेप आ गया समझ में। अब इस स्टेप में क्या करेंगे? ई एस आई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यहां से पुट करके देख लीजिए अब क्या आता है। इसको अगर हम पुट करते हैं तो ये देखिए इस स्टेप पे ई एस हमारा कॉमन आ रहा है, यहां से हम ई एस को कॉमन ले सकते हैं। इसको भी कॉमन लेके देखा हमने तो ई प्लस ई एस 1 + I अपॉन के आई इंटू 1 + Km डैश अपॉन एस, ये किसके इक्वल है? ई टोटल के। यहां से अगर हम चाहें तो क्या ई एस की वैल्यू निकल सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि ई टोटल में ई आपने माइनस कर दिया, टोटल एंजाइम में अगर फ्री एंजाइम जो था उसकी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो देखिए राइट साइड पे ई एस के साथ ये टर्म है, और यहां से हम ई एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? अब ओवरऑल जो रेट डिटरमिन स्टेप होता है वो क्या हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टर्म में हमें देखना है। तो V इज इक्वल टू K2ES। V की वैल्यू क्या है? सॉरी, इस स्टेप में ES की वैल्यू हमने रख दी। यहां पे देखिए K2E टोटल माइनस E अपॉन दिस टर्म। अगर हम एक कंडीशन लगा दें कि ई टोटल मच 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 ग्रेटर देन ई, तो वहां पे ई को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ई को जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में जब टोटल एंजाइम हमारा यूज हो जा रहा है तो जो रिएक्शन रेट होगा वो हमारा वी मैक्स होगा। यहां तक सही है? अब यहां से हम ये जो रिएक्शन है इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो किस तरीके से आ जाएगा? V इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 1 + I अपॉन के आई इंटू एस अपॉन एस प्लस के एम डैश। ये जो बेसिक एंजाइम काइनेटिक की रिएक्शन होती है V इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, उसी के तरीके से है। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस स्टेप में सीधे सीधे देखने को पता चल रहा है कि Km के साथ कोई भी और टर्म यूज नहीं हुआ है। इट मीन्स कि Km हमारा अनचेंज रहेगा, जबकि V मैक्स की वैल्यू दिस इस टर्म के साथ डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड हो रही है इस वजह से V मैक्स हमारा कम हो जाएगा। और इसी को अगर हम प्लॉट भी करते हैं तब भी देखने को मिलता है कि Km हमारा सेम है, अनचेंज, जबकि V की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो कोशिश तो थी कि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म यूजफुल लग रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।